नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सम्राट और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी द्वारा कुछ बेहतरीन पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो एक तरीके से क्वेश्चंस होते हैं कैसे पूछे जाते हैं और उसके अलावा कुछ उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसमें बोला गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, उसका जो आर्टिकल 45 है वो क्या बोलता है, मतलब किससे रिलेटेड है, क्या प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसमें जो बताया गया है एक तरह से कि जो माइनॉरिटीज़ होती है उनके राइट के बारे में बात करता है, या फिर इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है कि एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, और इसके अलावा गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू लेस एडवांस्ड स्टेट्स। ठीक है, इस तरह से 4 स्टेटमेंट में बोला गया है, तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, मतलब कि जो भी एक तरह से बच्चे होते हैं, ठीक है, 6 से लगा के 14 साल तक के, ठीक है, उनको एक तरह से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ओके, जैसे कि इसके बारे में और देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, डीपीएसपी, इसमें ये क्या बोलता है और किससे, इसमें कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, क्या क्या बात करते हैं ना, इसके बारे में देखिए। जैसे बताया गया है कि हाँ, जो प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, इसके अंडर में 38 आर्टिकल के तहत इस्टेब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि एक तरह से मिनिमम वेजेस होना चाहिए। 1948 जो एक्ट था एक तरह से, और आर्टिकल है 39, और जो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 का है, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसके बारे में भी बोला गया है, और ये आर्टिकल 42 में आता है। ओके, और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जो कि पंचायत राज जो सिस्टम था उसको लाने के लिए, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट किया गया था। ओके, और इसके अलावा जो एक तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर होता है लॉ 1973 का, ठीक है, वो भी इसके ही अंदर बात करता है, और ये आर्टिकल आता है 50। ओके, और जैसे कि ये तो बहुत हमारा फेवरेट है, जैसे कि एनवायरनमेंट वाला एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला जो एक्ट होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। ओके, तो इसमें भी बात की गई है। तो इसका आर्टिकल जो है डीपीएसपी का 48A है, जो बात करता है। ओके, इसके अलावा जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में किया गया था, जो कि एक तरह से एजुकेशन एक तरह से फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है तब से 21A के तहत। जो आर्टिकल 21A है उसके तहत इसको एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है, जो आर्टिकल 45 में है एक तरह से डीपीएसपी के अंदर। ओके, ये सारी चीज़ें बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो किस पे फोकस करता था। ठीक है, ये भी पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर पहला में बोला गया है एग्रीकल्चर, सर्विसेज और हैवी इंडस्ट्रीज़ या फॉरेन ट्रेड, इसमें से करेक्ट वाला बताना होना चाहिए। ठीक है, और इसमें से आपको पता ही होगा कि जैसे कि आप सीरियस वे में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें तो नॉर्मली, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हैवी इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो हमारे जो एक तरह से इसमें जो प्लानिंग कमीशन था वो कब आया था, ये आया था 1951 में, और ये 1951 से लगभग ये 2017 तक चला था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ था कि एक तरह से जो 2015 में इसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो नीति आयोग यही बोलता है कि ये सारी चीज़ें जो पहले हुआ करती अब नहीं होगी, एक तरह से नए
सिरे से नए तरीके से वो अपने तरीके से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे और नए ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वो क्वेश्चन में बोला गया था, जैसे ही क्वेश्चन में बोला गया था कि किस चीज़ पे फोकस करता है, तो हैवी इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, जैसे हमने देख लिया। अब इसमें देख लेते हैं कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करता है। और थर्ड 5 ईयर प्लान था और सेल्फ सफिशेंसी इन फूड, मतलब फूड में जो हमारे इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन एक तरह से रहती है उनको किसी भी प्रकार की फूड में कमी नहीं होना चाहिए खाने पीने में, ठीक है। और सेल्फ सफिशेंसी इन इकोनॉमी, ठीक है, इस तरह से इसमें बोला गया है। और जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था जैसे कि 1969 से 74 तक चला था, तो ये कई बार सन भी पूछ लिए जाते हैं बट बहुत एक तरह से कम पूछे जाते हैं, बट ये याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये तो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में तो सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेन ग्रोथ के बारे में बोला गया है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो अभी कोरोना वायरस चला था, ठीक है, कोरोना वायरस में भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी यही बोला था कि सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, ज़्यादा किसी कंट्री पे हमको डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। तो ये फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था उसमें भी पहले से ही बात की गई हुई है, ठीक है। और जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था उसमें रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, जो एक तरह से गरीबी को हटाना रहेगा हमें, ओके। और जो सिक्स 5 ईयर प्लान था उसमें इम्प्रूवमेंट करना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, उसमें जो एक तरह से ढांचागत, जिसको बोलते हैं कि हिंदी में ढांचागत विकास होता है इंडस्ट्री सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसको भी हमें साथ में लेके चलना है, उस पर भी फोकस करना है, ठीक है। और जो सेवन्थ 5 ईयर प्लान था वो था 1985 से 90 तक था, तो जो कि एक तरह से बात करता है मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि एक तरह से जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को उसमें एक तरह से मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, ठीक है ना। और जो एम्प्लॉयमेंट की एक तरह से स्थिति होती है उसमें एक तरह से नए अवसर मिलना चाहिए सबको। और जो एट्थ जो एक तरह से 5 ईयर प्लान था, 8वां 5 ईयर प्लान, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। और जो 9th 5 ईयर प्लान था वो रूरल डेवलपमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। और जो 10th 5 ईयर प्लान था वो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एक तरह से, ठीक है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में करना हो या फिर तो शेयर मार्केट, बैंकिंग, किसी भी प्रकार का सेक्टर होता है, तो उसमें एक तरह से इसको बढ़ाना देना है। ये 10th 5 ईयर प्लान में बात की गई थी, ठीक है। और 11th 5 ईयर प्लान में बोला गया था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों का जो एक तरह से पूरी तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे एजुकेशन की बात कर लो, ठीक है, या फिर एक तरह से एम्प्लॉयमेंट की बात कर लो, ठीक है, या फिर जो एक तरह से उनको खाने पीने रहने की फैसिलिटी मिलती है, वो सारी चीज़ में उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, ये 11th 5 ईयर प्लान में बोला गया है। और जो 12th 5 ईयर प्लान था उसने तो सबको एक तरह से पीछे छोड़ दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसा डेवलपमेंट करना है जो कि अभी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जिससे कि एक तरह से एनवायरनमेंट को कोई खतरा ना पहुँचे, ठीक है, और फ्यूचर के लिए भी ये एक तरह से सस्टेन रहे बिना किसी हमारी जो अर्थ को हार्म पहुँचाए हुए, ठीक है। इसलिए हमें सस्टेन तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। इस तरह से ये पूरा होता है प्लानिंग 5 ईयर प्लान से, ठीक है। तो इसमें आपने देख लिया होगा और आपको मैंने बता ही दिया कि इसने अब नीति आयोग द्वारा ये रिप्लेस कर दिया गया है। इसके अलावा जो इसके नीति आयोग जो होता है, ठीक है, नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इसका हेडक्वार्टर नीति आयोग का न्यू दिल्ली में है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आर्टिकल 43, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किससे डील करता है,
मतलब उसमें क्या बोला गया एक तरीके से, ठीक है। जो बात करता है स्टेटमेंट पहले में बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। दूसरे में बोला गया कि लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, और तीसरे में बोला गया है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और तीसरे में बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट बतानी है। ओके, तो इसका आंसर होगा लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, ये राइट आंसर है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी एक तरह से इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना, और इनको अच्छे से याद रखना है और ध्यान रख देना है, ठीक है। तो जैसे कि 43rd जो एक तरह से हमारा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में तो ये सारी चीज़ें बोली गई है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ आर्टिकल्स होते हैं, जैसे उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जो आर्टिकल 40 है वो बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो एक तरह से अभी देखा था हमने कि जो विलेज पंचायत से होती है उनके बारे में बात करता है। और 41 बात करता है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केस, जो राइट टू वर्क भी होना चाहिए, एक तरह से हर किसी को हक मिलना चाहिए काम करने का, एजुकेशन भी सबको मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बोली गई है। और 42 बात करता है कि प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, जैसे कि अभी मैटरनिटी रिलीफ के बारे में हमने देखा था पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें भी ये सारी बातें बोल गई है काम के बारे में। ओके, और जो 43rd है, ठीक है, 43, इसमें द लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स ये होता है। और इसके अलावा 43A है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें बोली गई है कि जो एक तरह से मैनेजमेंट होता है इंडस्ट्रीज़ में, उसमें एक तरह से पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का। और जो 43B है ये बोलता है कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ओके, ये देख लिया है। अब इसके अलावा जो 44 है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, सिविल कोड जो होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बारे में 44 आर्टिकल बात करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अंडर विच आर्टिकल इज़ द राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल राइट, जो राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है कौन से आर्टिकल में बात बोली गई है, ठीक है। तो इसमें पहले में बोला गया है कि आर्टिकल 300A है, आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 20 और 275 है, आर्टिकल 251 है। तो इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा ये आर्टिकल 300A। ओके, ये जो अभी फ़िलहाल में है ये एक तरह से लीगल राइट होता है, जो एक तरह से प्रॉपर्टी होती है उसको एक्वायर करने का, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए ये है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड, इसको डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से, और इसके लिए 44th अमेंडमेंट किया गया था। और 1978 में 44 अमेंडमेंट करके फंडामेंटल जो राइट था प्रॉपर्टी का उसको हटा दिया गया था। ओके, और इसके अलावा जो अभी फ़िलहाल में है ये 300A आर्टिकल के तहत ये एक तरह से लीगल राइट होता है। ओके, जो कि पार्ट 12 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, और फिलहाल में इसलिए केवल 6 ही फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। ओके, और यहाँ पर जो आर्टिकल 19 है ये बात करता है कि एक तरह से हर सिटीज़न को एक तरह से राइट होता है किसी भी अपनी खुद की प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का, होल्ड करने का, डिस्पोज करने का, ठीक है। और जो आर्टिकल 31 है वो बात करता है कि कोई भी पर्सन को अपनी खुद की प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये खुद अथॉरिटी बोलती है, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोले, सुप्रीम कोर्ट बोले, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोर्ट बोले, वो खुद ये सारी चीज़ें बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि जो अभी जो प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी,
वो अभी फ़िलहाल में फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन ये अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जो एक तरह से राइट टू प्रॉपर्टी, जो एक तरह से हमारा पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, वो अभी शायद हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं बचा होगा, बट ऐसा नहीं है। ये अभी भी फंडामेंटल राइट्स हालांकि नहीं है, बट फिर भी ये हमारा राइट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 31 आर्टिकल बोलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो किस तरह से ऑब्टेन की जाती है, प्राप्त की जाती है। ठीक है, एंटीजेंस के द्वारा, जो वैक्सीन से होती है उसके द्वारा, या रेडीमेड एंटीबॉडीज़ के द्वारा, या इम्यूनाइजेशन के द्वारा। इसमें से करेक्ट आंसर बताना है आपको। ओके, तो इसमें से हमको आंसर होगा, आप सोचिए, इसका आंसर होगा रेडीमेड एंटीबॉडीज़। ओके, इसके द्वारा क्या होता है कि पैसिव इम्यूनिटी होती है, इसको प्राप्त किया जाता है। ओके, इसके अलावा कुछ पॉइंट होते हैं इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड, वो भी देख लीजिए। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो एक तरह से इम्यूनिटी क्या होती है, ये रजिस्ट करती है और डिफेंड करती है खुद ही अपने आप। जो एक तरह से डिजीज़ होते हैं, ठीक है, रोग होते हैं, वो खुद में खुद अपने आप डेवलप होते हैं। तो उनको रोकने के लिए, उनको एक तरह से डेवलप होने से रोकने के लिए हमको ये बचाती है अपने आप। ठीक है, और इम्यूनिटी को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो बोलते हैं कि इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है, या फिर एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो एक तरह से नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है कि जो हमें बाय बर्थ मिलती है, जो हमारे पेरेंट्स के द्वारा मिलती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स अच्छे बोलते रहे कि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, अच्छे हंसे, एक तरह से बोलते हैं ना कि एक तरह से वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, उनमें ज़्यादा हमेशा एक तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वैसे हमें भी रहेगा, अगर हमारे मान लो पेरेंट्स रात दिन बीमार रहते हैं और बीमार पड़ते रहते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें भी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। तो ये होता है नेचुरल इम्यूनिटी में। और जो एक तरह से जो एक्वायर की गई या फिर आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी होता है, उसमें क्या होता है कि ये बाय बर्थ हमको नहीं मिलती है, ये डेवलप की जाती है हमारी जो ड्यूरिंग द इंडिविजुअल लाइफ, हमारी जो लाइफ चलती है उसके द्वारा। उसमें कई प्रकार हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें हम इसको डेवलप्ड करना पड़ता है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को। ठीक है, और जो इसको भी हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक तो होती है एक्टिव, एक तो होती है पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव में क्या रहेगा कि जैसे कि वैक्सीन डेवलप आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, जो वैक्सीन रहती है, जैसे कि पोलियो की या कोविड-19 की जो वैक्सीन लगाई गई थी हमें, ये आर्टिफिशियल डेवलप करती है इम्यूनिटी को। ठीक है, ये बाय बर्थ नहीं मिली है, एक तरह से ये एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। ओके, और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो क्या रहती है कि पैसिव इम्यूनिटी इज़ डेवलप्ड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। एक तरह से रेडीमेड कोई एक तरह से एंटीबॉडी रहता है, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, उससे द्वारा ये हमें पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। ओके, तो और इसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा कि कोरोना वायरस में क्या था कि एक तरह से वो वैक्सीन लगाई गई थी। ठीक है, तो उन वैक्सीन में क्या था कि एक तरह से कुछ न कुछ एक डेड कोरोना वायरस की एक तरह से क्वांटिटी डाली गई थी, उसके साथ में उसको एक तरह से रेडीमेड एंटीबॉडीज़ तरह से एक तरह से बनाया गया था। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। ओके, तो उसके अलावा ये सारी चीज़ें हो गई थी। और ये इससे लगाने से क्या होता है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो फास्ट तरीके से रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, मतलब अच्छे से काम करता है बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा नहीं चलता है, सिर्फ ये कुछ दिन के लिए चलता है। ओके, ये सारी चीज़ें बोली गई है। और इसके अलावा जो प्रोसीजर होता है वैक्सीन लगाने का, इसमें तो आपको मैंने बता ही दिया कि इनएक्टिवेट जो पैथोजेंस होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, एक तरह से वो इंजेक्ट किए जाते हैं, डाले जाते हैं, फिर जाके वो वैक्सीन इंसानों को लगाई जाती है। ओके, तो ये था आज का वीडियो। तो आज का वीडियो कैसा लगा है, कमेंट, लाइक, शेयर करके ज़रूर बताना।
ठीक है। और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे भी ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग अच्छे वीडियो आने वाले हैं। ओके, जहाँ तक भी मेरे से हो सकेगा उतना मैं बेस्ट कोशिश करूँगा आपको बेस्ट कंटेंट देने की, बेस्ट क्वेश्चंस देने की, ठीक है, कि ताकि आपको ये एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आपको ये आपकी एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुँचाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।